आज का जो हमारा विषय है वह है अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म या अनुभववाद मूल रूप से इस मान्यता पर आधारित होता है कि केवल उन्हीं तथ्यों को अनुभविक कहा जा सकता है जिसकी सत्यता का परीक्षण जो है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संभव हो सकता है। सामान्य तौर पर समाजशास्त्र की दृष्टि से ये जो अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म है ये एक प्रकार की अध्ययन पद्धति है जो कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के विभिन्न जो प्रकार हैं उनके प्रकारों में एक ये भी इसमें सम्मिलित है। अनुभववाद उस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें यह माना जाता है कि सभी मानवीय ज्ञान अनुभव से प्राप्त होते हैं। यहाँ पहले ये स्पष्ट कर दें कि अनुभव शब्द जो है वो अंग्रेजी के एम्पेरिकल का हिंदी अर्थ है जो कि लैटिन भाषा के एम्पेरिकस शब्द से बना है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम सीधी बात करेंगे यहाँ पर अनुभववाद की मूल जो मान्यताएं हैं उसकी जो विशेषताएं हैं उस पर हम सीधी बात करें और उसके आधार पर ही उसको समझने का प्रयास करें। अनुभववाद की पद्धति की जो प्रमुख मान्यता है उसकी विशेषताओं में सबसे पहला बिंदु जो आता है वह आता है इंद्रिय जन्य अनुभव पर आधारित। जैसा कि अभी मैंने पहले ही कहा कि अनुभववाद में केवल उन्हीं तथ्यों अध्ययन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के उन्हीं तथ्यों को अनुभविक कहा जाता है जिसकी सत्यता का परीक्षण ज्ञानेंद्र मानव अपनी ज्ञानेंद्रिय या अपनी इंद्रियों के आधार पर जो अनुभव प्राप्त कर सकता है सीधा उसकी जो इंद्रियां हैं चाहे वो मुंह, आंख, नाक, कान, ये सारी जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं इसके द्वारा जो वो ज्ञान प्राप्त कर पाता है इन ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के माध्यम से वही ज्ञान यहाँ पर उसको ही यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो ये इसकी सबसे प्रमुख जो है इसकी मान्यता है। इसके अलावा ये तर्कवाद और बौद्धिकतावाद स्वीकार नहीं करता। कई ऐसे अनुसंधान के प्रकार हैं जो तार्किकता पर काफी जोर देते हैं लेकिन अनुभववाद जो है वो तर्क पर बल नहीं देता बल्कि ये तर्कवाद और बौद्धिकतावाद को स्वीकार नहीं करता, उसको अस्वीकार करता है, उसको नकारता है और केवल अनुभवजन्य ज्ञान को ही जो सामने है जो तर्क के माध्यम से अनुभव के माध्यम से इंद्रिय जन्य अनुभव के माध्यम से प्राप्त होते हैं उसी को ये स्वीकार करता है। तीसरा इसकी जो विशेषता है इसकी मान्यता वो है कि यह विशुद्ध सैद्धांतिक मान्यताओं को भी स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे गरीबी अपराध को जन्म देती है, ये एक समाजशास्त्रीय प्रस्तावना है और यह प्रस्तावना सिद्धांत निर्माण का आधार बन सकती है लेकिन अनुभविक पद्धति यानी कि अनुभववाद जो है यह उस समय तक उसे अस्वीकार रखेगा जब तक कि इसे अनुभवजन्य यानी कि स्वयं जाकर वहां पर उसको हम न देखें, जब तक अपने खुद के अनुभव से नहीं इसको समझ पाए तब तक वो इसको पुष्ट नहीं करेगा, इसको मान्यता प्रदान नहीं करेगा। या एक और उदाहरण ले सकते हैं कि परिवार जो है बिखरे परिवार जो होते हैं, जो टूटे परिवार होते हैं, उनके बच्चे अक्सर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये समाजशास्त्रीय प्रस्तावना है, उसके आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन अनुभवजन्य जो अनुभववाद पद्धति है या अनुभविक पद्धति जो है वो इसको स्वीकार नहीं करती है जब तक कि उसको अनुभवजन्य आधार पर उसको स्वीकार नहीं किया जाए। ये अपने आप में एक बहुत इसकी विशेषता है। इसी प्रकार से वास्तविक जो अनुभव है उन वास्तविक अनुभव द्वारा पुष्ट तथ्य ही स्वीकार करते हैं, यानी कि अनुसंधान जो वास्तविक उसको खुद को स्वयं, वही इसकी जस्ट विपरीत बात हो गई कि वो केवल सैद्धांतिक बात, जब तक उनको खुद को इंद्रजन्य अनुभव नहीं होगा अनुसंधानकर्ता को या उन सबको, तब तक उस बात किसी भी तथ्य को ये स्वीकार नहीं करेगा। उसको पुष्ट करने के लिए खुद के वास्तविक अनुभव जो है खुद के इंद्रजन्य अनुभव का जहाँ पर होना बहुत अनिवार्य है। तो ये जो अनुभववाद है ये जैसे अंतर प्रज्ञा या कल्पनाजन्य अनुमान या अमूर्तता ये सब चीज़ों को वो अस्वीकार कर देता है और खुद द्वारा जो अनुभवजन्य जो ज्ञान है, इंद्रियजन्य अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है उसी को स्वीकार करता है। एक और जो इसकी विशेषता है वो है निगमनात्मक तर्क पर बल देना। निगमनात्मक आगमनात्मक और निगमनात्मक ये एक अध्ययन पद्धति है। उस प्रकार से उसमें निगमनात्मक तर्क का मतलब ये हो गया कि जहां पर हम सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य किसी ज्ञान को जब हम विशिष्ट जो है सामान्य मान्यताओं को आधार मानकर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो उस सामान्य से विशिष्टता की ओर, यानी कि उसको सिद्धांत को हम लागू उस रूप में उसमें कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि
मान लीजिए हम इस सामान्य सत्य या मान्यता को स्वीकार करें कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, यानी कि जो मनुष्य है जो मरता है, मरणशील प्राणी है, मरेगा निश्चित, तो जो जिएगा वो मरेगा। तो हम इस तर्क के आधार पर यह विशिष्ट निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि फला व्यक्ति की भी इस आधार पर, या मान लीजिए कोई नाम हम रखें, या मैं अपने नाम पर ही कहूँ कि इस आधार पर मनीष की भी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, तो ये मनीष भी जो है मरणशील प्राणी है। तो ये सामान्य जो सिद्धांत उसके आधार पर विशिष्ट किसी व्यक्ति विशेष पर लागू कर दिया जाए, तो ये जो है अपने आप में एक प्रकार की निगमनात्मक तर्क जो हुआ, उस पर जो है यहाँ पर बल दिया जाता है अनुभववाद पद्धति के अंतर्गत। इसी प्रकार से सांख्यिकीय विश्लेषण और निर्वचन और व्याख्या पर जो है ये विशेष तौर पर बल देता है, क्योंकि उसको ये समझते हैं कि इस आधार सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर जो तथ्य हैं उसको सही सटीक रूप से उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उसकी व्याख्या और निर्वचन पर ये आवश्यक रूप से बल दिया जाता है अनुभववाद के अंतर्गत। अब इसकी जो मान्यताएं या इसकी मूल विशेषताएं हैं, उस मान्यताओं और विशेषताओं के आधार पर हम यहाँ पर कुछ अनुभववाद के प्रकारों पर की चर्चा करेंगे। तो प्रमुखतः दो प्रकार के अनुभववाद के ऊपर बात की जाती है। एक तो है सैमेटिक अनुभववाद और दूसरा जो है वह है आपने बोधगम्य अनुभववाद। सैमेटिक अनुभववाद और बोधगम्य अनुभववाद। पहले हम सैमेटिक अनुभववाद की बात करेंगे, और सैमेटिक अनुभववाद के भी अपने कुछ भाग हैं, उसके भी अपने कुछ विशेष जो है उसके प्रकार हैं। उसमें हम दे पाएंगे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो सैमेटिक अनुभववाद के भी अलग अलग प्रकारों की बात की जा रही है यहाँ पे। पहला है तार्किक प्रत्यक्षवाद। वस्तुतः तार्किक जो प्रत्यक्षवाद है ये इसी बात पर इसकी जो आधार है ये कभी भी किसी भी कथन को हम तभी सत्य मानेंगे जबकि वो अनुभविक धरातल पर सत्यापित करने योग्य हो जाएगा। हमारे सामने वो अनुभव के आधार पर उसको हम सत्य साबित कर पाए, तो वह तार्किक प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत उसमें वो आता है। दूसरा है क्रियात्मकवाद। क्रियात्मकवाद व्यवहारवादी विज्ञानों में सर्वाधिक प्रभावशाली अध्ययन का तरीका माना जाता रहा है, और इसमें अनुभवजन्य और इंद्रजन्य ज्ञान को अनुसंधान के अगर उस रूप में देखें तो अर्थ प्रदान करने के लिए इसमें एक प्रकार से क्रियात्मक जो संदर्भ है उसको, ये संबोधक को जो प्रयोग उनको काम में लिया जाता है। और ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि अध्ययन के लिए जिन अवधारणाओं को अपनाया गया है उनके अर्थों को अनुसंधान विशेष के संदर्भ में एक रूपता प्रदान की जा सके। तो एक रूप में अगर हम देखें तो क्रियात्मक जो ऑपरेशनलिज्म जिसको हम कह सकते हैं, व्यवहारवादी विज्ञानों में सर्वाधिक ये प्रभावशाली अध्ययन का तरीका इसमें इन्होंने माना गया है। और तीसरा है व्यवहारवाद, कि यानी किसी कथन के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयत्न जब करना है तो उसमें मूल रूप से उसके शाब्दिक अर्थ पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि क्या वास्तव में उस कथन का अर्थ है उसको अपने अनुभव के आधार पर, अपने इंद्रिय अनुभव के आधार पर हम जानने का प्रयत्न करें। और साथ ही इसमें यह जानने का भी प्रयत्न किया जाता है कि कथन का क्या वास्तव में महत्व है। तो इसमें किसी कथन का क्या शाब्दिक अर्थ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका मूल कथन का अर्थ क्या है, उसका प्रभाव क्या है उस परिदृश्य में, उस पर यह विशेष तौर पर बात करता है। तो ये हमारा जो अनुभववाद है उसमें सैमेटिक अनुभववाद की यहाँ पर बात की गई है। और दूसरा जो बोधगम्य अनुभववाद है उसमें हम सामाजिक व्यवस्थिकता को हम अनुभव के आधार पर ये माना जाता है कि नहीं समझ पाते हैं। इसमें ज्ञान के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ही इन सब चीज़ों को माना गया है। तो ये बोधगम्य अनुभववाद जो है इसका भी ये एक प्रकार से आप ये समझिए कि ज्ञान जो हमारे पास में पहले से अर्जित है, जिसको प्राप्त ज्ञान करते हैं, उस प्राप्त ज्ञान का तार्किक ज्ञान का विरोधी उससे, मतलब इस प्रकार से वो है, इसमें उसका एक विरोधी होगा। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान तार्किक ज्ञान का विरोधी एवं उससे भिन्न होता है। इसलिए इसमें निष्कर्ष जो है वो निगमनात्मक पद्धति, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की, सामान्य से विशिष्ट की, और इस पद्धति के आधार पर, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर इसके निष्कर्षों को या उस पर सामान्यीकरण किया जाता है।
अब हम बात करेंगे अनुभववाद की पद्धति की, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता पर। और उसकी उपयोगिता में सबसे पहला है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि अनुभवी पद्धति जो है वो मानव के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन पर बल देती है, इसलिए जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, वो जो भी तथ्य हमें मिल रहे हैं, वो हमारे जो है मानव के वास्तविक व्यवहारों के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो तथ्यात्मक है वही जो तथ्यात्मक जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वही उसमें सामान्य तौर पर माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दूसरी इसकी जो विशेषता है वह है गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन के लिए ये उपयोगी है। गुणात्मक अध्ययन यानी कि गुणात्मक तथ्य यानी कि वो ऐसे तथ्य जिनको संख्या के आधार पर तो भले ही उनके ऊपर हम उसको विशेष तौर पर हम उसको नहीं जान पाए, लेकिन उसको गुण के आधार पर, जैसे ये कार्य बहुत अच्छा हुआ है, या ये सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं है, या इस प्रकार के जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के तथ्यों का हम कोई अनुमान नहीं कर सकते कि वो फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा से क्या मतलब है, या बहुत बुरा है उसका क्या मतलब है। तो वो हम जब खुद अपने इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर हम उसको जब पहचानेंगे, तो इस प्रकार के जो गुणात्मक तथ्य हैं, उन गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में जो है ये बहुत हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है अनुभववाद। इसी प्रकार से बोधगम्य अध्ययन जो है, बोधगम्य इस पद्धति में यानी कि सामाजिक वास्तविकता या उसकी संबंधित विश्वासों, अवधारणाओं इत्यादि का अध्ययन जो है इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से बोधगम्य ये हमें बोध करवाता है सामान्य जो समाज की जो वास्तविकता है उसके बारे में, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में ये हमें वास्तविक जानकारी जो है हमारे इंद्रियों के माध्यम से ये करता है। और तर्क के आधार पर उसको समझने के में ये बिल्कुल नकारता है, तार्किकता का ये बिल्कुल विरोध करता है। चौथा है सैद्धांतिक उपागमों एवं मान्यताओं की अपर्याप्तता। सैद्धांतिक जो उपागम, जो विश्वास एवं मान्यता का अध्ययन जो है, वो सैद्धांतिक उपागम और जो सिद्धांत जो पहले से बने हुए हैं उस सिद्धांतों के आधार पर ये बात नहीं करता। जैसा कि पहले भी आया, ये बार बार वही बात यहाँ पर आ रही है कि अनुभववाद में केवल खुद के इंद्रियजन्य अनुभव पर ही, आधार पर ही हम अध्ययन करते हैं। सिद्धांत क्या कह रहा है, सामान्य तौर पर क्या बात की जा रही है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता, उस पर उसको वो स्वीकार नहीं करता है। यथार्थता एवं विश्वसनीयता ये भी अपने आप में इसका एक बहुत प्रमुख जो है स्वरूप है। यानी कि इसमें ये माना जाता है कि ये यथार्थ अध्ययन करता है। जो कुछ भी सामने है प्रत्यक्ष तौर पर जो हमें अनुभव हो रहा है अपनी खुद के माध्यम से, अनुसंधानकर्ता के माध्यम से, वो जो अनुभव कर रहा है उसमें यथार्थ अध्ययन को ये इसमें जो है उस पर ये ध्यान देता है। और कहीं पर भी कथनों जो दूसरे जो सैद्धांतिक बात है या उस पर ये कहीं पर भी विश्वास नहीं करता है। इसी प्रकार से व्यवहारिक एवं विश्वसनीयता भी इसमें हमें देखने को मिलती है। अनुभव पद्धति में कहीं पर भी, क्योंकि वो खुद की इंद्रियजन्य मानवीय अनुभव से उत्पन्न ज्ञान पर ही ये पूरा बात करता है, या खुद के अध्ययन पर ही बात करता है, इसलिए इसमें व्यवहारिकता भी है और विश्वसनीयता भी है, क्योंकि हमने या अनुसंधानकर्ता ने स्वयं ने वो पूरा जो है अध्ययन किया हुआ होता है। तो एक प्रकार से व्यवहारिक और जो इसमें विश्वसनीयता है वो इसमें होती है। साथ ही साथ व्यवहारिक एवं अनुभवस्थिता जो अध्ययन है, अनुभव के आधार पर जो अध्ययन है, ये निश्चित तौर पर इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, इसी के लिए इसका नाम अनुभववाद पड़ा है कि खुद के अनुभव के ऊपर आश्रित ये अध्ययन होता है। और क्रियात्मकता का उपयोग है। क्रियात्मकता का उपयोग इसमें अब यह है कि इस विधि में अध्ययन करता विश्वासों और अवधारणा का अध्ययन करने के लिए उसकी क्रियात्मक की ऑपरेशनल परिभाषाएं निर्मित करता है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि एक ही शब्द और संज्ञा की एकाधिक अर्थ अगर मिल सकते हैं तो उसको भ्रम को दूर किया जा सके। जैसे मान लीजिए बहुत साधारण आपको उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पर कि एक ही प्रकार के शब्द या संज्ञा जो होती है, जैसे अक्सर हम जोधपुर में जो मारवाड़ी बोलते हैं वहाँ पर वो अक्सर, या राजस्थानी मारवाड़ी में अक्सर एक शब्द आता है जो कि एक प्रकार से इज्जत वाला या उस तरह की वो शब्द माने जाते हैं किसी को इज्जत देने के लिए या किसी को विशेष महत्व देने में। उसमें यह होता है कि पधारोसा, ये मारवाड़ी में जो पधारोसा। अब पधारोसा जो शब्द है अपने आप में, ये शब्द दोनों ही अवस्थाओं में काम में आता है। पधारोसा यानी कि जब कोई आ रहा है पधारोसा, जब कोई जा रहा है तब ये पधारोसा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार के जो शब्द, ये तो कहना मैंने एक लोकल अपना अनुभव जो है वो शेयर यहाँ पे किया, उसको मैंने आप लोगों के साथ में किया है।
लेकिन इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो एक ही प्रकार के शब्द और संज्ञा जो एक से अधिक अर्थ जो देते हैं, अब उसको किस रूप में माना जाए, तो ये यहाँ पर क्रियात्मकता जो है उसको ऑपरेशनल जो है उस शब्दों का आधार पर हम अपने खुद के इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर अपने उसको प्रैक्टिकली इस प्रकार से उसको लागू करके और फिर उसका अर्थ को समझने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अनुभववाद की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उसका तो है। और अंत में हम बात करते हैं अनुभव पद्धति की सीमाओं पर, और इसी सीमाओं में निश्चित तौर पर इस पद्धति में बहुत सी सीमाएं हैं, इसकी बहुत सी कमियां हैं। उन्हीं कमियों को हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला है अनुभववाद की जो स्थिति है उसमें बहुत उसकी अपनी सीमितता होती है, अनुभव की सीमितता होती है, क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो अनुभव केवल हमारे जो हमारा ज्ञान है, हमारे मस्तिष्क में जो हमारे, भले ही हम आंख से, कान से, नाक से ये सब आधार पर हम देख रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति विशेष उस घटनाक्रम को देख रहा है, उसका एनालिसिस जो कर रहा है, वो अपने ज्ञान के आधार पर करता है, जो उसको ज्ञान है या तो उस आधार में कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान की अपनी एक निश्चित लिमिट होती है, सीमितता होती है। उस सीमितता के आधार पर निश्चित तौर पर हमारा फिर अध्ययन भी जो है वो भी सीमित हो जाएगा। अगर हम दूसरे तर्कों को और सिद्धांतों को और दूसरी बातों को, इन सबको मानना बंद कर देंगे और केवल अपने ही ज्ञान तक, तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। हम इस तरह से मान सकते हैं कि कुएं में रहने वाला जो मेंढक है उसको केवल कुआं ही पूरा संसार दिखता है, जबकि कुएं से बाहर भी बहुत बड़ा संसार है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको, क्योंकि ये हमारे इंद्रजन्य अनुभव पर आधारित है, तो अनुभव की हमारी अपनी एक सीमितताएं होती है, वो यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी कमी यहाँ पर देखते हैं। दूसरा वैश्विकता का अभाव है। व्यक्तिनिष्ठ जहां तक, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान जो है उसमें व्यक्तिनिष्ठता का तत्व समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम अपने खुद के ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसमें पक्षपात आने की बड़ी संभावना रहती है, क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारा ज्ञान है, उसके आधार पर ही हम उसको देखेंगे। एक भारतीय अनुसंधानकर्ता जब किसी चीज पर अनुसंधान करता है, दूसरी संस्कृति में कहीं हम अध्ययन करने जाए, या एक व्यक्ति विशेष, अगर बहुत सी चीजें ऐसी है जिस पर हम बात कर सकते हैं। मांसाहार के दृष्टिकोण को अगर हम भारतीय संदर्भ में ही देखें तो कहीं इसको बहुत बुरा माना जाता है, कहीं इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ये खुद का इंद्रियजन्य अनुभव में अपने ज्ञान, अपने आप एक लिमिटेशंस इसमें आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात होने की संभावना जो है वो इसमें बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसी प्रकार से ये सीमित अध्ययन का क्षेत्र, क्योंकि खुद के अनुभव से अध्ययन करना है, इसलिए छोटे क्षेत्र या सीमित घटनाओं का अध्ययन जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जा सकता है, इंद्रियों के माध्यम से किया जा सकता है। बहुत लंबे विचार और विस्तृत अध्ययनों को करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें वो दूसरी चीजों को तो स्वीकार किया ही नहीं गया है। निश्चित तौर पर तार्किकवाद और बौद्धिकता विरोधी जो है, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि कई बार हम जो है अंतःप्रज्ञा के आधार पर, तर्कवाद के आधार पर बेहतरीन अध्ययन कर पाते हैं, और ये इसमें बहुत बड़ी कमी जो है हमें देखने को मिलती है। और प्रशिक्षित और दक्ष अध्ययनकर्ता का अभाव, क्योंकि इस अध्ययन पद्धति में वही जो प्रत्यक्षवाद की बात है, या अनुभव, जिसमें खुद के अनुभव की बात है, इंद्रियजन्य अनुभव की बात है, अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोगों के द्वारा अध्ययन करने की बात आती है, और निश्चित क्षेत्र में भी आती है। तो इसलिए प्रशिक्षित और दक्ष अनुसंधानकर्ताओं की इसमें बहुत आवश्यकता पाई जाती है, और ये भी जो है इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इस प्रकार के लोग जो हैं अधिकांश से हम नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी इसकी अध्ययन की अपनी एक सीमा है। तथापि अनुभववाद अपने आप में एक अध्ययन की पद्धति है। अनुसंधान के प्रकारों में, प्रमुख प्रकारों में इसमें इसका भी एक नाम आता है। एक अध्ययन पद्धति के रूप में अगर हम इसको देखें तो इसका नाम जो है इसमें आता है। तो इस रूप में अनुसंधान, अनुभववाद जो है, ये एक अनुभविक पद्धति जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप में अपने स्थान पर इसका भी अपना महत्व है।